जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं एस्ट्रो नरेश कुमार जी, जो एस्ट्रोलॉजर और साथ साथ एक जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं और अपनी प्रेडिक्शंस के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। क्योंकि जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के साथ साथ जो एक एस्ट्रोलॉजर वाला एक डेडली कॉम्बो है, उसकी वजह से इनकी जो सटीक भविष्यवाणियां होती हैं। हमने पिछला शो किया था, उसमें भी कई सारी ऐसी बड़ी बातें आई थी जो आप सब जानते होंगे कि हो चुकी है। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, क्योंकि ये जो वॉर है, लोगों को का यही सवाल है पूरी दुनिया में कि कब रुकेगी। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इसमें फंसे नजर आ रहे हैं और उन्होंने बीते दिन ये बोला कि 5 दिन का पॉज वो अनाउंस कर रहे हैं और ईरान और अमेरिका के बीच में बात चल रही है। फिर उन्होंने कहा पीट हेगसेट का नाम भी ले लिया है कि भाई ये सारा कुछ पीट हेगसेट ने करवाया था। आप देखते हैं कि इससे जुड़े हुए सारे सवाल आज हम इसमें शामिल करेंगे, क्या कुछ आगे होने वाला है। सबसे पहले नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर दादी जी, आपको नमस्ते, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्ते, नमस्कार सबको। नमस्कार और बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से। नरेश जी, सबसे पहले तो यही, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने ये है कि आखिर ये ईरान इजराइल और यूएस वॉर जो है वो कब रुकेगी। इंडिकेशन तो लग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कि वो रोकना चाहते हैं, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा। एस्ट्रोलॉजिकली क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या वाकई में ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है, ईरान डिनाई कर रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कि कब तक ये वॉर रुकेगी? अंबर जी, जब हम लास्ट टाइम लाइव आए थे तो शायद जिस दिन वॉर शुरू होनी थी उससे पहले की बात है। और 23 फरवरी को मंगल का गोचर हुआ था इसमें कुंभ राशि में, राहु के नक्षत्र में आ गए थे, राहु के साथ आ गए थे। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय मंगल राहु के नक्षत्र से निकल चुके हैं। और मैंने अपने जो मेरा पर्सनल ग्रुप है उसमें भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 20 नज़र आती है, 20 के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। उसका रीज़न ये था कि कुंभ राशि में पहले तो राहु अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु अपने नक्षत्र में जब आते हैं ना, तो ये एक्सट्रीम फियर भी पैदा करते हैं, एक्सट्रीम ग्रीड भी पैदा करते हैं। और हमने मार्केट में इसको देखा, हमने देखा कि परसों किस तरीके से एक्सट्रीम फियर पैदा हुआ। कल भी सिल्वर देखिए, 297,000 का सिल्वर 2 मार्च को 199 पे था कल, मीन लगभग 98,000 का फॉल उसमें आया। जबरदस्त फॉल था ये, और ये फॉल प्रेडिक्टेड था। मेरे पेज पे 30 दिसंबर को वीडियो डाला गया था कि उसमें ये फॉल इतने बड़े लेवल का फॉल आ सकता है, क्योंकि वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा था। तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसकी ब्यूटी ये है कि हमें आने वाले इवेंट्स और डेट्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो मंगल राहु के नक्षत्र में से निकल के मंगल गुरु के नक्षत्र में चले गए हैं। मंगल इज द कारका फॉर द दिस, जो होता है ना क्लैश होते हैं, एग्रेशन है ना, इसको सेनापति बोलते हैं। तो ये राहु के नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र में से 20 रात को निकले हैं। उसके बाद ही जो ट्रंप का क्लेम है कि पिछले 48 घंटे से बातचीत चल रही थी, और उन्होंने ये क्लेम 22 को किया। तो यदि 48 घंटे पहले कम्युनिकेशन शुरू हुआ था तो इसका मतलब है कि मंगल जब अपने नक्षत्र में से निकले या निकल रहे थे, उस समय कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो गए थे। ये हम सबको पता है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ईरान और अमेरिका में डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। जो ईरान डिनाई कर रहा है कि हमारी बातचीत नहीं हुई है, तो वो एज ए जर्नलिस्ट आप भी उसको डिकोड कर सकती है, मैं भी डिकोड कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल तो ओपन है ही नहीं दोनों का। पहले भी दोनों ओमान के जरिए बात कर रहे थे, और अब भी ओमान और बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो उनके वेलविशर्स हैं, दोनों के वेलविशर्स हैं, उनके जरिए बात हो रही है। वेलविशर्स कह लीजिए, या उनको नुकसान हो रहा है, सऊदी अरब को हो रहा है, कुवैत को हो रहा है, यूएई को हो रहा है, कम्युनिकेशन चैनल सारे ओपन हो गए हैं। वाशिंगटन से बात तो हो रही है, वो क्लियर है। नहीं तो प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी जल्दी आकर वो नहीं बोलते इतने बड़े लेवल के ऊपर आकर कि 2 दिन से बातचीत चल रही है। तो बातचीत चल रही है। इस हफ्ते में एक कुछ ऐसे प्लेनेटरी इवेंट हैं जो लाइंड अप हैं, जहां से लग रहा है कि चीजें अब सॉर्ट आउट होंगी। इसमें फाइनल कंफर्मेशन 2 अप्रैल को आएगी, जब मंगल राहु बाहर निकल जाएंगे। अगले हफ्ते में क्या होने जा रहा है, इसी हफ्ते में मैंने आपके साथ भी शायद वो चीजें कुछ शेयर की थी। शुक्र और शनि दोनों का कंजंक्शन टूट जाएगा 26 मार्च को, या आज हम 24 मार्च को बात कर रहे हैं। 26 मार्च को शुक्र और शनि सुबह 5:16 के आसपास, या 6:15 का या 5:16 का टाइम है, ये अलग हो जाएंगे। जब ये कंजंक्शन टूटेगा तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी पूरी दुनिया के लिए। इस समय क्या हो रहा है, मंगल राहु बुध एक राशि में है, शुक्र शनि सूर्य एक राशि में है। तो शुक्र इसमें से आगे निकल जाएंगे। शुक्र पॉजिटिव ग्रह है। देयर आर ओनली 2 प्लैनेट्स जो पॉजिटिव माने जाते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और शुक्र और गुरु अनकंडीशनल पॉजिटिव है। पॉजिटिव मून भी होता है, लेकिन डार्क हाफ का मून थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ब्राइट हाफ का मून पॉजिटिव होता है। बुध कंडीशनल पॉजिटिव होता है, पाप ग्रह के साथ आकर पाप ग्रह हो जाता है, शुभ ग्रह के साथ आकर शुभ ग्रह हो जाता है। तो इस समय बुध भी पाप ग्रह के काम कर रहा है। बुध इस समय राहु के नक्षत्र में है। बुध क्या करेगा, बुध आगे निकल जाएगा 31 को, पहली को आगे निकल जाएगा।
और ये जो इवेंट दो होने जा रहे हैं बड़े, शुक्र का शनि का साथ छोड़ना, बुध का राहु के नक्षत्र से निकलना और मंगल का राहु से जो है वो कंजंक्शन तोड़ना, ये 2 अप्रैल को होगा। तो अगला हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। जो उन्होंने 5 दिन का डेडलाइन दिया ना, मुझे लग रहा है कि इसी बीच वो टाइम बाय करेंगे, कुछ ना कुछ बैक चैनल ओपन करके बातचीत करेंगे और ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जो मैं आपको मैसेज किया था उसमें मैसेज में मैंने ये भी लिखा था कि मुझे लग रहा है कि बुध जैसे ही राहु के नक्षत्र से निकलेंगे, क्रूड डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगा। क्रूड जो इस समय $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड दोबारा फिर $100 के आसपास पहुंच गया जब हम ये बात कर रहे हैं। तो जैसे ही बुध ट्रेड का कारक है बेसिकली, जैसे ही वो राहु के नक्षत्र में से बाहर निकलेगा, क्रूड डाउन आएगा। क्रूड डाउन आने की देर है, ट्रंप को भी बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, दुनिया को भी बहुत बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मज खुलना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मज खुलेगा तो सारा कुछ बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि उस लेवल पे क्रूड अभी नहीं आएगा जिस लेवल पे प्री वार सिचुएशन में था, क्योंकि सप्लाई चेन को शुरू होने में समय लगेगा। ये ऐसी सप्लाई चेन नहीं है जो कोरोना में अचानक बंद हो गई थी और अचानक शुरू हो गई। इसमें और कोरोना में डिफरेंस ये है, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का जिक्र किया, इसमें और कोरोना में डिफरेंस ये है कि वहां पर काफी इंफ्रा, जो ऑयल इंफ्रा है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब ऑयल इंफ्रा इतने बड़े लेवल के ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको रीशेड्यूल करने में या मेंटेन करने में उसको दोबारा समय लगेगा। तो उस दौरान तक क्रूड थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा। सारी कंट्रीज को इससे दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत थोड़ी सी अब हल होने की तरफ ज्यादा आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है वर्स्ट इज ओवर। जितना बाजार में भी होना था वो भी ओवर हो चुका है, जितना बुलियंस बाजार में होना था वो भी ओवर हो चुका है। कल बॉटम मुझे लग रहा है बन गया। उसके बाद चीजें अब ठीक दिशा की तरफ चलनी चाहिए। जैसे ही शुक्र बाहर निकलेंगे, चीजें आप देखिएगा कि 26 के बाद ही आपको लगेगा कि ये सारी चीजें ठीक हो गई हैं। वैसे भी उन्होंने 5 दिन का समय दिया, 5 दिन के बाद चीजें अब ठीक होती हुई नजर आएंगी आपको। अच्छा, मैं अभी जानना चाहती हूँ कि 5 दिन के बाद जो होगा, मतलब सही में परमानेंट हम देखेंगे कि एक शांति रहेगी, या फिर क्योंकि हम देखते हैं कि ईरान या अमेरिका के और इसराइल के बीच में वापस से कुछ ना कुछ हो जाता है और ईरान जो है अब अमेरिका को भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा परमानेंट सेटलमेंट होगा कि शांति थोड़ा लंबे समय के लिए स्थापित हो जाए, क्योंकि ग्लोबल नहीं, इकोनॉमी वैसे ही अंबर जी, काफी जी जी, आपका जो कंसर्न है ना वो बहुत वाजिब है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये 24 मार्च है, 19 मार्च को कुंडली बनती है नव संवत की। नया साल जब शुरू होता है, हिंदू नववर्ष जिसको हम बोलते हैं, तो उस कुंडली में साल के मंत्री मंगल है और मंगल सेनापति है। तो परमानेंट शांति तो नहीं आने वाली, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे लग रहा है कि अभी चीजें डिस्टर्ब रहेंगी, परमानेंट नहीं रहेगा। हो सकता है अमेरिका उसमें से बाहर निकले, इजराइल और ये आपस में लड़ते रहे, या इजराइल और हिजबुल्लाह और जो जितने भी वहां पर संगठन है वो आपस में लड़ते रहे। वहां पर शांति परमानेंट नहीं आने वाली, लेकिन जिस चीज से दुनिया को तकलीफ हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मज, मुझे लगता है वो खुल जाएगा। वहां ईरान एग्री होगा, वो खुलेगा तो अल्टीमेटली दुनिया को एक लेवल पर रिलीफ जरूर आ जाएगी। शांति इसलिए भी प्रॉपर नहीं होने वाली अंबर जी, जब मंगल आगे निकलेगा तो वो चला जाएगा शनि और उसके साथ। इस समय मंगल कुंभ राशि में है, जैसे ही मीन राशि में आएगा वहां पर शनि का गोचर हो रहा है, वहां पर सूर्य का भी गोचर हो रहा है। तो 2 से लेकर 13 अप्रैल की एक विंडो और है जहां पर 3 पापग्रहों की युति होगी। लेकिन मंगल, शनि और सूर्य जो है वो साल में एक बार आमने सामने भी आते हैं और एक बार जो है वो साथ भी आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर साल लड़ाई हो रही है। तो ये एक कंडीशन थोड़ी सी लगता है कि जहां पर 3 पापग्रह कन्या राशि को इम्पैक्ट करेंगे। कन्या राशि जो है वो यूरोप के कुछ कंट्रीज भी कन्या राशि से देखे जाते हैं, मिडिल ईस्ट में के कुछ कंट्रीज भी कन्या राशि से देखे जाते हैं। तो कंफ्लिक्ट तो बीच में रहेगा, लेकिन स्केल ऑफ कंफ्लिक्ट है ना वो लार्जर नहीं होगा, वो थोड़ा सा अब सिमटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु के नक्षत्र से एक एक करके जैसे प्लैनेट बाहर निकले, अभी मंगल निकल गया, बुध निकल जाएगा, तो राहु अपने नक्षत्र में अकेले रह जाएंगे। तो अकेले रह जाएंगे तो फिर साथ में आ जाए ना, एक खराब व्यक्ति है, साथ में दूसरा खराब व्यक्ति जुड़ता है, तीसरा जुड़ता है, तो चीजें ज्यादा दिक्कत भरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब बुध राहु के नक्षत्र से निकल जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी ईज आउट होंगी। मंगल राहु की युति टूट जाएगी तो भी चीजें ईज आउट होंगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं। सूर्य भी इस बीच शनि के नक्षत्र से निकल जाएंगे, सूर्य भी इस समय शनि के नक्षत्र में है, सूर्य शनि के नक्षत्र से निकल जाएंगे, मंगल राहु का कंजंक्शन तोड़ देंगे, तो चीजें ईज आउट हो जाएंगी। लेकिन टेम्पररी ईज आउट होंगी, परमानेंटली अभी नहीं है। इस साल के एंड में एक बार फिर कंफ्लिक्ट नजर आता है मुझे, 12-13 नवंबर के आसपास एक बार फिर बड़ा कंफ्लिक्ट नजर आ रहा है। ओके अच्छा, यहाँ से एक और सवाल मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कहीं ना कहीं अभी मिड टर्म ड्यू है 2026 में। क्या ईरान और जो ये इसराइल और अमेरिका के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसका खमियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि अमेरिकन अभी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है? क्या इम्पीच भी हो सकते हैं ट्रंप? देखिए, जब हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था अंबर जी, तो बात हुई थी कि 5 नवंबर को मिड टर्म पोल है और ट्रंप वहां पर मिड टर्म पोल हार जाएंगे। उसका रीजन पहले तो लग रहा था कि
मेरे मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो यूएस में हैं, तो जिससे भी बात करते थे वो बोलते थे यार ये जो कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है, एक तरीके से ठीक कर रहा है। ये तब तक उनको ठीक लग रहा था जब तक उनकी जेब को हिट नहीं कर रहा था। अब ट्रंप का जो रवैया है या जो उसके एक्शन है वो अमेरिकन की जेब के ऊपर हिट करना शुरू हो गए हैं, और जेब के ऊपर हिट जब कर रहा है तो सारे ये बोल रहे हैं कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। मीन ये व्यक्ति जो चाहता है कर लेता है और दुहाई देता है कि शांति की शांति दूत बना हुआ है। तो यहाँ पर अमेरिका में अब ये चीज 25% या 30% के आसपास गैसोलीन वहां पर बढ़ गई है, और इतनी इन्फ्लेशन वहां पर खड़ी हो रही है, फेड मजबूर हो गया कि अब रेट कट नहीं करेगा। जब हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था तो ये बात हो रही थी कि फेड साल में 2 बार रेट कट करेगा। अब ये बात हो रही है कि फेड रेट बढ़ा सकता है। अब इतनी हाई साइड पे इन्फ्लेशन होगी, फेड रेट को बढ़ाने की तरफ चलेगा, मनी सप्लाई टाइट होगी बाजार में, इकोनॉमी सप्रेस होगी, जॉब्स में जो है वो कटौती होगी, जो हमें पिछला डाटा भी बताता है कि जॉब्स का सिनेरियो वहां पर बहुत अच्छा नहीं है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी यदि डाउन है, $39 ट्रिलियन के कर्ज के ऊपर अमेरिका बैठा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए ये पॉलिटिकली जो है वो गलत डिसीजन होने जा रहा है। और यही कारण है एक कि वो उनका जो सेकंड टर्म है वो ये इस चीज के लिए याद नहीं रखे अपने आप को खुद रखने देना चाहते कि उनके टर्म में इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हुई थी और खराब हुई थी। जो व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री को मिला हुआ जो शांति पुरस्कार है जो वेनेजुएला वाली को मिला था वो लेकर वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकता है, वो कैसे ये एक्सेप्ट करेगा कि यार मेरे एक कदम से पूरी दुनिया में स्थिति खराब हो गई, मेरे अमेरिकन खुद उससे पीड़ित हो गए। हालांकि बार बार कह रहे हैं कि ये टाइमली है, ये डाउन आ जाएगी, और ये क्लियर ये है भी बिल्कुल ठीक कि नवंबर तक क्रूड की कीमतें वहीं पुराने लेवल पर लाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है कि मिड टर्म में जाना है तो क्रूड की कीमतें नीचे होनी ही चाहिए। जो ये इस चीज को समझता है वो इस पूरे सिनेरियो से पैनिक नहीं होगा, वो इस अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्टिंग के यदि लेवल से देखे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा। लेकिन इन्वेस्टर सट्टेबाज नहीं, जो एमसीएक्स पे करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, वो सारा सट्टा है। वो एक दिन में पैसा आता है और दूसरे दिन में उड़ जाता है, वो वाला नहीं। जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी बुलियंस में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक लेवल अभी मिल रहे हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत, जिनको शादी के लिए, बच्चे की शादी के लिए है, जिनको ईटीएफ के लिए, उनको थोड़ा बहुत अभी एड ऑन करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ट्रंप के लिए ये पॉलिटिकली जो है वो बहुत टफ होने जा रहा है। अच्छा, ईरान को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या, क्योंकि ईरान अभी ऐसे मान नहीं रहा है, किसी भी तरह के दबाव में नहीं आया, तो क्या कुछ खुफिया कुछ पीछे से दे के सेटल करेंगे ईरान को थोड़ा सा कंटेन करने के लिए? किस तरह से डील होने वाली है? और साथ ही साथ ईरान में किस तरह के हालात रहेंगे? रिजीम चेंज होगा, वहां पे शांति आएगी, डेवलपमेंट? क्योंकि ईरान में फिलहाल तो काफी ज्यादा हालात खराब है। किस तरह के हालात देख पा रहे हैं आप आगे? देखिए, मिडिल पाथ तो ईरान को भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 25 दिन में काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है वहां पर। 28 मार्च को हुआ, 28 फरवरी को हुआ था। पिछले 25 दिन में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है और ईरान की जनता भी तंग है। अल्टीमेटली हालांकि कुछ, जब देश पे हमला होता है तो देश एकजुट हो जाता है, चाहे फैक्शन कोई भी। हमने इससे पहले देखा कि बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर, लार्ज स्केल के ऊपर हो रहे थे, लेकिन अब अल्टीमेटली जंग ने सबको एकजुट कर दिया है। तो रिजीम चेंज इतना आसान नहीं है वहां पर, अभी जो स्थिति नजर आ रही है। जैसे ही मंगल आगे हटेंगे, ईरान के ऊपर से दृष्टि हट जाएगी। मंगल जंग क्यों हुई है? मंगल की दृष्टि आई ईरान टॉरस के ऊपर, शनि की दृष्टि पहले टॉरस के ऊपर थी, तो ये दृष्टि हट जाएगी। जैसे ये दृष्टि हटेगी तो अल्टीमेटली ईरान थोड़ा सा इस मामले में बार्गेनिंग पावर में है कि रिजीम जो है वो उनके मुताबिक ही होगा। बाकी ये कुछ कंडीशन उनकी मानी जा सकती हैं कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको थोड़ा सा डेफर कर दें या फिर थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दें। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इसके लिए परमाणु बम बनाने के लिए न्यूक्लियर यूज नहीं कर रहे हैं, वो इसको इंफ्रा के लिए वो यूज कर रहे हैं, उसको पावर के लिए यूज कर रहे हैं, और उस पर कुछ ना कुछ मिडिल पास लेंगे। और ट्रंप को अल्टीमेटली अग्री करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि हाँ ये ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, या इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के ऊपर या किसी कमेटी को बिठा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो मिडिल ईस्ट से उसको थोड़ा सा एश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि इस तरीके से सेटल होंगी। ईरान बिल्कुल दब जाएगा ऐसा नहीं होगा, ये दोनों के लिए विन विन वाली सिचुएशन होने जा रही है। नरेश जी, भारत को लेकर भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पहले गोल्डमैन सैक ने जो भारत की ग्रोथ परसेंटेज प्रेडिक्ट की थी वो कुछ और थी, अब वॉर के बाद वो 5.9% बोल रहे हैं। तो भारत की ग्रोथ पर क्या असर आपको नजर आ रहा है? क्या इस सब की वजह से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो डाउन होगी? आप किस तरह से देख पा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली? देखिए, यदि हम इस टोटल सिनेरियो को देखते हैं तो जब तक क्रूड की कीमतें $100 के ऊपर लगातार 2-3 महीने नहीं बढ़ी रहती, जब तक सप्लाई बिल्कुल
टाइट नहीं रहती। यदि ये जंग खत्म हो जाती है तो सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने में जो कुछ हो गया 20-25 दिन में, उसका इम्पैक्ट हमें पिछले 10 दिन में ही नजर आया। पहले 15 दिन हमें नजर नहीं आया, क्योंकि हमारे पास रिजर्व है। तो यदि तो ये जंग 2 को ही खत्म हो जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सप्लाई जो टाइट चल रही है, सप्लाई ईज हो जाएगी, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप मान सकते हैं 0.25 या 0.5% का हम डिक्लाइन समझ सकते हैं इसको, इकोनॉमिकली इसको देखते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आता। ये सब्जेक्ट टू वॉर है। यदि वॉर लंबी चलती है, जो लगता है कि चार्ट के ऊपर नहीं चलेगी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से हमारा बाजार गिरा है, निफ्टी का पी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया। तो जब ये पी अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर आ गया है, दुनिया में बाकी जगह पर दिक्कत चल रही है, जापान में दिक्कत चल रही है, यूरोप में दिक्कत चल रही है, तो इंडिया जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज्यादा हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ेगा। आज भी हमने देखा है, जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी शायद 500 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि वापसी बाजार की हो जाएगी। ये फियर का बाजार था। राहु का ये प्रभाव होता है कि जब वो अपने नक्षत्र में होता है, हमने देखा कि कोरोना में कितना फियर पैदा किया था, उस समय भी राहु अपने नक्षत्र में थे, तो फियर भी एक्सट्रीम पैदा होता है, ग्रीड भी एक्सट्रीम पैदा होता है। तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जो है वो मुझे लगता है कि इस पर इतनी जल्दी आकलन करके इतना जल्दी रिपोर्ट दे देना, जितनी भी फॉरेन एजेंसी है सारी अपना अपना काम कर रही है, उनके पास बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत पैरामीटर वो चेक करते हैं। लेकिन यदि इसका टेन्योर देखेंगे, जब तक ये लड़ाई 3 महीने तक नहीं चलती, तब तक भारत के ऊपर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमारी ग्रोथ हम दोबारा उसी लेवल के ऊपर जल्दी आ जाएंगे। यदि ये एक हफ्ते में जिस तरीके से लग रहा है कि चीजें ईज आउट हो गई, सप्लाई चेन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, अभी डिस्टर्ब हुई है, ये चलना शुरू हो गया तो भारत चल निकलेगा। अच्छा, मैं एक भारत को लेकर एक और सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान जो है एक और पहलगाम या फिर 26/11 जैसा कोई अटैक भारत के खिलाफ प्लान करने का सोच रहा है, ऐसा कुछ कर सकता है। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच में? कुछ और इस तरह का क्लैश आप देख पा रहे हैं क्या कुछ? नहीं, फिलहाल यदि हम अपनी कुंडली को एनालाइज करते हैं, इंडिया की कुंडली को एनालाइज करते हैं, या मकर राशि के हिसाब से या मकर लगन के हिसाब से एनालाइज करते हैं, तो मकर के ऊपर फिलहाल पाप प्रभाव नहीं है। मकर के ऊपर बल्कि शुभ प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही गुरु कर्क राशि में जाएंगे, सीधा मकर को देखना शुरू कर देंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो ये समझते हैं, या बहुत सारे यूट्यूबर भी, आपके चैनल के ऊपर भी सवाल आते हैं कि इंडिया की जो कुंडली है वो वृषभ राशि की है। जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया बना था, तो इंडिया 15 अगस्त 1947 को नहीं बना। इंडिया तो पहले है, उस दिन पाकिस्तान बना था। तो हम तो जो कुंडली लेते हैं, जब स्टडी करना होता है इंडिया के हिसाब से, तो मकर राशि जो प्रभाव राशि बताई गई है इंडिया की शास्त्रों में, उसी को लेते हैं, या कुछ शास्त्रों में कन्या राशि भी बताई गई है। तो कन्या राशि कब तक पीड़ित है? कन्या राशि कम से कम तीन ग्रह, जब 2 से लेकर 13 अप्रैल तक का समय है, उस समय कन्या राशि को 3 ग्रह देखेंगे। हो सकता है कि इन 15 दिन में कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 2026 एज पीएम ऑफ इंडिया नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2027 से पहले मोदी जी वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा। बड़ी सारी इस तरह की स्पेकुलेशन होती हैं। आपके हिसाब से क्या नजर आता है? आपको लगता है यदि एक व्यक्ति 270 सीटों के साथ लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहा है और 240 आ गई तो भी वो प्रधानमंत्री है, तो क्या वो इतनी आसानी से छोड़ देंगे? और जब इंडिया में क्राइसिस चल रहा है तब छोड़ देंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेतुका है। ये कुछ भी नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ज्यादा लगती हैं। उनका चार्ट यदि हम एनालाइज करते हैं तो अभी नहीं जा रहे, वो अभी रहेंगे। 2029 में भी थोड़ा सा अच्छे रोल में रहेंगे, और फिलहाल वो कहीं नहीं जा रहे। उनके चार्ट के मुताबिक तो वो कहीं नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि टर्म पूरा करेंगे। पहले हालांकि लग रहा था उनके चार्ट को देख के कि कुछ ना कुछ उनको फिजिकल दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो समय अब निकल चुका है। 2026 का जो समय लग रहा था उनके लिए दिक्कत भरा है, वो समय अब निकल चुका है। उनके चार्ट में मंगल में शनि चल रहा था शायद, वो निकल गए हैं, और अब आगे मोदी जो है मुझे लग रहा है कि टर्म कंप्लीट करेंगे और देश के साथ ही रहेंगे, और अगला इलेक्शन भी शायद बीजेपी उनकी अगुवाई में ही चले। बहुत सारे जो है वो चल रहे हैं, क्यास चल रहे हैं, मीडिया में भी चल रहे हैं कि पता नहीं योगी जी आ जाएंगे या अमित शाह जी आ जाएंगे। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक वो टॉप पोस्ट पे है कोई स्पेस है नहीं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मोदी जी से बेहतर फिलहाल तो कोई और प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन योगी जी की आपने बात की, योगी जी आएंगे वापस यूपी में 2027? देखिए, 2027 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत टफ फाइट होगी यूपी में, लेकिन अल्टीमेटली योगी जी आ जाएंगे। जो उनका चार्ट बोलता है, जो उनका चार्ट सजेस्ट करता है,
वो अल्टीमेटली आ जाएंगे बहुत, लेकिन ये इजी नहीं है, बहुत टफ होने वाला है और मजा आएगा इलेक्शन का। पंजाब में भी इलेक्शन है, उत्तराखंड में भी इलेक्शन है, यूपी में भी इलेक्शन है, गुजरात में भी इलेक्शन होगा, तो बहुत बहुत जो है वो पॉलिटिकल सीन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आ जाएगी बीजेपी, वहां पर आ जाएगी। ओके, और ममता दीदी का क्या कहता है तारे ममता दीदी के? ममता दीदी का चार्ट थोड़ा सा इस बार टफ बोल रहा है, थोड़ा सा टफ है। हो सकता है उतने मैंडेट के साथ ना आए जितने भी सर्वे बोल रहे हैं, वैसे तो ममता के फेवर में ही बोल रहे हैं। पिछली बार भी बीजेपी लग रहा था कि आएगी, लेकिन बीजेपी नहीं आ पाई और वहां पर भी दिक्कत हुई, लेकिन है अभी ममता में है जान। तमिलनाडु और केरला सब में भी यहाँ पर होने वाले हैं चुनाव, तो आपको क्या लग रहा है तमिलनाडु में क्या बीजेपी थोड़ा सा बढ़त बढ़ाएगी बेटर पोजीशन में? और क्योंकि नहीं, वहाँ पे क्योंकि वहां पर अलायंस होने की कोशिश की थी बीजेपी ने, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। और हिस्टोरिकली आपको पता है कि तमिलनाडु, केरला या ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी वोट शेयर के मामले में सरप्राइज जरूर करेगी इस बार। केरला में जिस तरीके से उन्होंने अपना मेयर बनाया, या तमिलनाडु में जिस तरीके से वो अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीटों पर प्रभाव जरूर डालेंगे, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह पर है। इन दो स्टेट्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इनको, या पश्चिम बंगाल में इनको दिक्कत आ रही है। तो जहां तक रिपोर्ट्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट की सिलेक्शन अर्ली कर दी है, तो परफॉर्मेंस तो करेंगे ठीक, लेकिन सत्ता तक पहुंच जाए या क्लियर कट मैंडेट में पहुंच जाए, मुझे अभी थोड़ा सा लगता है कि वक्त लगेगा इस चीज में। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस चर्चा में ये है कि जो वेस्ट एशिया में महायुद्ध है, इसमें युद्ध विराम आएगा या नहीं आएगा, उस पर आप कह रहे हैं कि ये समय है और आने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी शांति आए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है, हालांकि ईरान डिनाई कर रहा है और टेक्निकली उनकी बात से, क्योंकि डायरेक्ट दोनों बातचीत कर नहीं सकते, क्योंकि कोई और ही बात कर रहा होगा। तो अब यहाँ से उम्मीद करते हैं कि शांति हो। नरेश जी, बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के आपने जवाब दिए, क्योंकि लोगों के मन में ये उथल पुथल है, कब शांति आएगी, क्योंकि सबकी जिंदगी में एक तरह का भूचाल मच गया है। क्योंकि अच्छा, एक और बात मैं चलते चलते आपसे पूछ लेना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के जो उन्होंने संबोधन रखा, उसमें कहा कि हमें एक कोरोना महामारी जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। क्या कुछ बड़ी आपदा आप देख पा रहे हैं आगे? कुछ हो सकता है ऐसा जिस समय नहीं, वो जो मुझे जो एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, जिस तरीके से जैसे उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया, उससे पहले उनकी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई, खासकर सारे अरब देशों से। तो उनको वहां से जो फीडबैक मिली है, जहां पर ऑयल इंफ्रा है खासतौर पर, चाहे वो यूएई है, चाहे वो कतर है, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो इराक है, ईरान है, वहां पर ऑयल इंफ्रा डिस्टर्ब हुआ है। तो ऑयल इंफ्रा डिस्टर्ब हुआ है, तो एक खबर जो है वो कल ये थी कि सरकार जो कंसिडर कर रही है, इकोनॉमिस्ट टाइम में एक खबर थी कि जो सिलेंडर में सप्लाई आ रही है उसको 10 किलो की कर दिया जाए। तो क्या उनको कुछ ना कुछ आइडिया है पीछे से कि सप्लाई बाधित होगी? यदि सप्लाई कुछ बाधित होती है तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि 4 दिन का वर्क डे कर दिया जाए, या जिस तरीके से लॉकडाउन में हुआ था कि ट्रांसपोर्टेशन कम हो, उससे डीजल बच सके, पेट्रोल बच सके, या गैस को थोड़ा सा लिमिटेड सप्लाई कर दिया जाए। ये मेरे हिसाब से उनका इशारा इस तरफ था, और वो भी इसलिए था क्योंकि जितने राष्ट्राध्यक्षों से बात की, और उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद ही ट्रंप का बयान आया बाद में। तो ट्रंप का बयान लेटेस्ट है। मुझे लग रहा है कि यदि चीजें ईज आउट हो रही हैं तो फिर वो बयान जो है वो मोदी साहब का नल एंड वाइड हो जाएगा। सप्लाई जरूर थोड़ी सी टाइट रहेगी, क्योंकि फर्टिलाइजर की सप्लाई भी हमने देखा था कि कोरोना में बहुत टाइट हो गई थी, और आज की डेट में भी फर्टिलाइजर की सप्लाई टाइट है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जरूरत का जो फर्टिलाइजर है वो वहीं से आता है। चाइना हमें देने से अब इनकार कर रहा है, तो वो उनका जो बयान है उसका कंटेक्स्ट जो है वो मुझे लगता है इस रूप में ज्यादा देखा जाना चाहिए। यदि जंग रुक जाती है तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे वैसे देख रही थी कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जिस तरह की? नहीं। देखिए, जो मैं आपको पहले बताया कि जो राहु का प्रभाव है वो एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम ग्रीड पैदा करता है। तो एक्सट्रीम फियर यदि देश का प्रधानमंत्री यदि ये बोल रहा है, तो अल्टीमेटली फियर तो उनके मन में भी आया हुआ है। तो जो उनको फीडबैक मिली है तो फियर तो उनके मन में भी आया, इसलिए उन्होंने कंट्री को डिलीवर किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये चीजें हो जाएंगी तो भारत में कोई बहुत ज्यादा खराब प्रभाव नहीं पड़ने वाला इसका। चलिए, ये बेहतर है कि ऐसा कुछ होना, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना और तैयार रहना बहुत जरूरी है। और क्योंकि एनर्जी सप्लाई ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हुई है और एक बड़ा शॉक ग्लोबली सबके आ गया है, तो हमें भी थोड़ा सतर्क रहेंगे तो बड़ी आपदा से हम बच सकते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन सामने ना आए। नरेश जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।